बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और मुल्क में नई बहस का दरवाज़ा खुल गया और वो बहस है कि मुल्क का नया आर्मी चीफ कौन होगा, जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह कौन लेगा। इमरान खान भी करप्ट निकले और खान साहब के ऊपर तोशाखाना से सस्ते दामों तोहफ़ ख़रीद कर बाज़ार में बेचने का इल्ज़ाम है। और इसके अलावा खान साहब ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से एक बार फिर चंदा मांग लिया है। खान साहब की साबिक़ अहलिया जमायमा खान के घर के बाहर इतवार को मुज़ाहरा किया जा रहा है। उस मुज़ाहरे की इतला मिलते ही पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और क़यादत में ख़ासा रद्दअमल पाया जाता है। खुद जमायमा खान ने ट्वीट करके कहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और क्या ये मुज़ाहरा इतवार के रोज़ मुस्लिम लीग नून करने जा रही है, यह सिर्फ खाली धमकी दी गई है। क्योंकि इस वक्त भी नवाज शरीफ के घर के बाहर एवरफील्ड में PTI के कारकुनान मुज़ाहरा करने के लिए मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का फ़ैसला किया है। एक इजलास में इस बात का फ़ैसला कर लिया गया कि ईद के बाद अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी, जिसे इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। और इस कैंपेन को लीड करेंगी मरीम नवाज़, जबकि नवाज शरीफ भी इस कैंपेन में हिस्सा लेंगे। अगर नवाज शरीफ ईद से पहले वतन वापस आ गए तो फिज़िकली इसमें हिस्सा लेंगे, वरना उनके ख़िलाफ़ यानी उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया गया। उसके ख़िलाफ़ कुछ लोग अदालत में चले गए हैं और अदालत पीर को इस बात की समाअत करेगी कि क्या नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर यह कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ॉरेन फंडिंग केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करने का हुक्म दे दिया है, यानी फ़ैसला किया, क्योंकि ये हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इसका 1 माह के अंदर फ़ैसला किया जाए। जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑन टोज़ है और उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करने जा रहा है। PTI की आला सतह कमेटी यानी जो कोर कमेटी है उसका एक इजलास हुआ। इस इजलास में शेर रशीद भी शरीक हुए और उसमें फ़ौज के हवाले से यानी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत बातें की गई और इस बात का फ़ैसला किया कि खान साहब इतवार को कराची के जलसे में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुदल्लल या दो टोक जवाब देंगे और बहुत से हम राजों पर से पर्दा उठाएंगे। और इसमें लगता यूँ है कि शेर रशीद जो है वो ज़्यादा पेश है और वो खान साहब को उस मुकाम की जानिब ले जा रहे हैं जहाँ पे जिसका अंजाम कोई अच्छा नहीं होता। इससे पहले जिसने भी इस किस्म की हरकत या कोशिश की उसका अंजाम फांसी घाट रहा। अब खान साहब इस दाम में आते हैं या फिर शेर रशीद वाकई उनके मुखलिस साथी हैं या शेर रशीद किसी और की गेम कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हुकूमत ने 2 बड़े फ़ैसले किए। एक फ़ैसला ये किया कि चीनी की एक्सपोर्ट बंद करा दी कि अब चीनी बाहर नहीं भेजी जा सकेगी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा रोक दिया है। ये 2 बड़े काम किए हैं। इन दो यानी पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हुकूमत पर ख़ासा दबाव था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस पर सख्त फ़ैसला किया है और इस पर स्टैंड लिया है कि जो आवाम को जो रिलीफ मिल रहा है उसको बरकरार रखा जाए। इसको अगले मरहले में सोचा जाए कि क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी या पेट्रोल की कीमत को रिवर्स किया जाएगा। PTI ने कल कराची में जो जलसा करना है उसकी अभी से तैयारियां हैं और पजीराई मिल रही है। आज यानी खान साहब ने कॉल दे रखी है कि हफ्ते के रोज़ PTI के तमाम कारकुनान मुख्तलिफ शहरों में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ की क़यादत से इज़हार यकजहती करेंगे और उनकी जो मुबैना गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है या मुबैना ख़त जो अमरीकी मरासला है, जिसका वैसे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, यानी वो ख़त फीती हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसके इज़हार यकजहती के लिए यानी तहरीक इंसाफ के साथ इज़हार यकजहती के लिए लोग निकलेंगे। इसमें देखना है कि वो निकलते कि नहीं निकलते। इसके अलावा वाकई काबीना उसमें उसके नाम आ गए कुछ लोगों के, जी कौन कौन खलफ उठा रहा है, कौन कौन वज़ीर होगा, तो बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन जो आज का दिन सारा गुजरा वो गुजरा खान साहब की एक मुबैना चोरी के हवाले से कि ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उनकी अहलिया को मिलने वाला जो हार था वो तोशाखाना में जमा कराया गया, लेकिन उसको सस्ते दामों यानी कोई अराउंड 2 करोड़ के करीब खान साहब ने तोशाखाना से तोहफ़ ख़रीदे और मार्केट में महंगे दामों फ़रोख्त कर दिए। वैसे ये काम तो अच्छा है कि उन्होंने सस्ते दामों चीज़ें ख़रीद के बाहर महंगे दामों बेची। अब इस पर इतराज़ क्या है लोगों को, कहने वाले कहते हैं कि ये घड़ी वक्त बताती है, लेकिन तोशाखाने वाली घड़ी वक्त के साथ साथ खान साहब की औकात भी बता गई है। खान साहब ने सिर्फ घड़ी नहीं बेची बल्कि एक सोने का पेन, एक रिंग, कफलिंग्स और भी कुछ चीज़ें तोशाखाने से ख़रीदी और इन तोहफ़ की एक लंबी फ़हरिस्त है जो कि उन्होंने तोशाखाने से सस्ते दामों ख़रीद के बाहर बेचे। और इस पर उनके मुखालिफिन का इल्ज़ाम ये है कि उनके पास इन तोहफ़ को ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे जितनी उनकी तनख्वाह थी, क्योंकि उनका कारोबार तो कोई है नहीं और वो जदी पुश्ती अमीर भी नहीं है।
तो उनके पास वो रकम कहाँ से आई। लेकिन खान साहब के जो उनकी जमात के लोग हैं वो कहते हैं कि कौन सा जुर्म किया अगर तोशाखाने से ख़रीद के तहाइफ बाहर बेच दिए। यानी फवाद चौधरी साहब ने इस पर आज आवाम से खूब, यानी वो कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं जुतियाँ खा दियाँ। यानी तहरीक इंसाफ को ये तक नहीं मालूम कि आइन जो है वो कैसे तोड़ा जाता है। जब वो आइन तोड़ते हैं तो कहते हैं हमने कौन सा जुर्म किया। जब वो तोशाखाना से चीज़ें ख़रीद के बाहर बेच देते हैं सस्ते दामों तो कहते हैं ये कौन सा जुर्म है। तो जिसको जुर्म का नहीं पता, जिसको कानून का नहीं पता, जिसको आइन का नहीं पता, वो जमात पाकिस्तान पर 3.5 साल हुक्मरानी कर चुकी है और आइंदा हुक्मरानी करने के दावे कर रही है। तो अभी सिर्फ जुमैमा के घर के बाहर एहतजाज की कॉल आई है। अभी किसी ने ना कासिम या सुलेमान या जुमैमा से बदतमीजी की, ना उन पर हमला किया, ना कोई उनको छेड़ा, लेकिन चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं। और मैं तो ज़ाती तौर पर मुस्मित कई साफ़ी, बल्कि हर साफ़ी ये समझता है कि ये नहीं होना चाहिए, फैमिली के साथ कोई मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं तंग आमद भुजंग आमद, नून लीग में कहते हैं, नून लीग वाले कहते हैं जी इन्होंने इसरा बाद नहीं आना, क्योंकि जब से खान साहब की हुकूमत गई है रोज़ यूथी वह पहुँच जाते हैं एवन फील्ड के बाहर और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं। तो अब वो क्या करें, वहाँ की पुलिस भी उन्हें रोक सकती और भी कोई रोकने का तरीका नहीं है। तो अब नून लीग वालों ने उसका तोड़ ये निकाला है कि फिर इतवार तो उसी जुमैमा दे घर दे बाहर मुजाहरे करेंगे, फिर देखते हैं कि पीटीआई वाले कहाँ तक जाते हैं। ये तरीक़ेकार तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये उनका मौक़िफ़ है कि जी जुमैमा के घर पर जब हम एहतजाज करने जा रहे हैं तो सबको याद आ गया, एंकरों को भी, मीडिया को भी, सियासतदानों को भी, क्योंकि हर कोई अपनी हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहता है। कोई भी इसको एडवोकेट नहीं करेगा, कोई भी इसकी हमायत नहीं करेगा कि जाएँ जुमैमा के घर के बाहर मुजाहरा करें। लेकिन वो कहते हैं जी कि भाईजान वान सब इको जिहा हुंदा है, यानी इस लड़ाई में मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, ये भी मुहावरा है। तो ये अब यानी जुमैमा अगर कोई कहता है कि जुमैमा सियासत से लातल्लुक़ है तो वो गलत कहता है। जुमैमा हर सियासी मौके पर वो ट्विटर के ऊपर नमूदार होती हैं और अपनी इनपुट देती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी एहतजाज नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस बात पर नाराज़ है कि जी क्यों जुमैमा के घर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, उनको वो याद आना चाहिए वो सब ख़वातीन, वो सब माँ बहनें, वो बेगम कुलसूम नवाज़ बीमारी की हालत में जब थी तो लोग उनके घर में, उनके वहाँ पे हॉस्पिटल घुस जाते थे। तो बहुत सी ऐसी ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, उनको नहीं छोड़ा पीटीआई वालों ने, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने यानी खान साहब ने अपने बंदे को सिखाया ही है वे बदतमीज़ी करो और वो चोर चोर कह के घुसो। जब किसी को चोर कहेंगे, यहाँ तो मोहल्ले में किसी को चोर कह के उसके पीछे दौड़ लगा दो, सारा मोहल्ला दौड़ लगा देता कि वाकई चोर है। अब बेचारा चोर हो या ना हो वो मार पड़ जाती है। ये अवाम का एक ना नेचुरल एक वो कहते हैं ना एक कुदरती चीज़ है, ये पाकिस्तानी अवाम के अंदर बदरजा उत्तम पाई जाती है। आप सड़क पे किसी को 2 थप्पड़ मार दें और जो जमा होने वाले लोगों को कह दें कि उसने लड़की को छेड़ा है, तो बाकी के लोग ये नहीं पूछेंगे कि भाई थप्पड़ मारने वाले से कि तूने थप्पड़ क्यों मारा। उल्टा जिसको थप्पड़ पड़े उसकी पिटाई हो जाएगी, उसको इतनी मार पड़ेगी और पता चलेगा वो लड़की तो है ही नहीं जिसको छेड़ा। लेकिन चूंकि मारने वाले 2 थप्पड़ मार दिए, पहल उसने कर दी तो हो गया काम। अब यहाँ पे भी यही है कि चोर चोर कह के अवाम को पीछे लगा दिया खान साहब ने। अब वो अवाम बगैर ये देखे कि चोरी का कोई सबूत तो है नहीं। वो जी ये एवन फील्ड हमारे पैसों से ख़रीदा गया। अभी एवन फील्ड ख़रीदने के लिए नवाज शरीफ की अपनी फैमिली के पास पैसा काफ़ी था। अब जो लोग नहीं जानते इस बात को, उनसे क्या किया जाए। पाकिस्तान में इत्तेफाक फाउंड्री मिल एक बहुत बड़ी मिल थी जिसकी लैंड इतनी बड़ी है कि वो लैंड अगर आज बेची जाए तो वो कई बहरिया टाउन बन जाते हैं। लेकिन लोगों को नहीं, वो कहते हैं नहीं जनाब इनका तो अब्बा खदर बेचता था या क्या कर। तो बहरहाल ये सियासत के अंदर एक दूसरे को बैशिंग करना, जिस तरह आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है कि बम्बिनो सिनेमा के बाहर टिकट बेचते थे। भाई बम्बिनो सिनेमा उनके वालिद हाकिम अली जरदारी की मलकियत था, वो उसके मालिक थे। अब मालिक का बेटा वहाँ पे टिकट बेचे, वो काउंटर पे बैठ जाए, वो मैनेजर बन जाए, वो कुछ करे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कंगला आदमी है, वो टिकट बेच बेच के अमीर आदमी हुआ। तो इसी तरह पाकिस्तानी सियासत के अंदर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहानियाँ गढ़ी जाती हैं और उन कहानियों को तकवीत उस वक्त मिलती है जब गैर जमहूरी अनासर इनको प्रमोट करते हैं। तो ये गैर जमहूरी अनासर का जो प्रोपोगंडा है, अब सबको याद आ गया। इसके ऊपर हमने भी बात करनी है जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। माजी भी गलत है और मैं तो इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हूँ कि जो काम खान साहब की हुकूमत कर रही थी वही काम मौजूदा हुकूमत ने भी शुरू कर दिया है, जो कि अच्छा नहीं है।
अब ये मुझे इसमें ख़दशा इस बात का है कि कहीं मौजूदा हुकूमत 2-4 महीने इसी तरह उस रवश पे चलती रही जिस तरह खान साहब हुकूमत करते थे। यहाँ खान साहब पे क्या इतराज़ था? खान साहब पे इतराज़ था कि वो काम करने की बजाय दूसरों को चोर चोर कहते हैं, उन्हें करप्ट कहते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और फिर उनके ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बातें करते हैं और अपना काम करते नहीं जो गवर्नेंस का काम होता है। और यही काम मौजूदा हुकूमत ने शुरू कर दिया। यानी शहबाज शरीफ भी आए हैं तो उन्होंने आते ही तोशाखाना, घड़ियाँ, ये वो सहाफ़ियों को बुला बुला के कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी है। देखिए खान साहब करप्ट है या नहीं है, उनकी करप्शन को अगर आपने साबित करना है तो फिर ये कहानियाँ लोगों को सुनाने की बजाय इनके ऊपर मुकदमा कायम करें। अब अगर आप तोशाखाना के हवाले से कोई रेफरेंस बनाते हैं, मुकदमा कायम करते हैं, या उनके ऊपर जो गद्दारी के इल्ज़ामात हैं आर्टिकल 6 के उनका मुकदमा बनता है तो अलग बात है, वो अदालतों में जाएगा, फिर अदालतें जाने और इमरान खान साहब जाने, वहाँ जो चीज़ साबित हो जाएगी ठीक है, जो नहीं साबित होगी वो नहीं। यही मौक़िफ़ हमारा पिछली नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी था कि नवाज शरीफ के ऊपर कुछ साबित होता है तो नवाज शरीफ मुजरिम होंगे, अगर नहीं साबित होता फिर नवाज शरीफ को मुजरिम कहना दुरुस्त नहीं है। अगली खबर इसकी ये है कि वो जो घड़ियों का किस्सा चल रहा है, उससे पहले भी आ जाता हूँ आर्मी चीफ़ के हवाले से जो बहस चल रही है कि कौन है जो कि आर्मी चीफ बन सकता है मुमकिन तौर पे। उसमें ये कहा जा रहा है सितंबर में कुछ जनरल रिटायर होंगे, उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट का फैसला होगा। लेकिन जिन 5 जनरलों के नाम टॉप लिस्ट में आ रहे हैं उनमें सार शमशाद मिर्ज़ा इस वक्त सबसे सीनियर मोस्ट है, जबकि जनरल अज़हर दूसरे नंबर पर हैं और जनरल नुमान राजा ये तीसरे नंबर पर है, जनरल फैज़ हमीद वो चौथे नंबर पर हैं, जबकि 5वें नंबर पर जनरल आमर हैं। ये 5 सीनियर लोग होंगे जब जनरल बाजवा 22 नवंबर 2022 को रिटायर होंगे। तो इनमें से कौन नया आर्मी चीफ होगा? जनरल फैज़ हमीद जो कि एक ज़माने में मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल भी थे, उनका नाम भी समझा जाता था, वो ISI के DG भी रहे हैं और इन 5 में उनकी शख्सियत सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा और गैर मुतनाज़ा और वो रही है, यानी गैर मुतनाज़ा नहीं है। उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें जो कि 4 महीने पहले डिफरेंट थी अब वो डिफरेंट हो चुकी हैं। जब से वो ISI के चीफ से रिटायर होकर कोर कमांडर पेशावर बनाए गए हैं, उनके आर्मी चीफ बनने के हवाले से मुतज़ाद बातें की जा रही हैं। वो खान साहब के बड़े ब्लू आइड थी और खान साहब चाहते थे कि वो उनके साथ रहें, और कहा जाता है कि खान साहब की मुसीबतों का आगाज़ भी उस वक्त हुआ जब वो ISI के चीफ नहीं रहे। जब से DG ISI बदले हैं उसके बाद से खान साहब को कहते हैं ना, वो खान साहब से बहारें रूट सी गई और उन चिरागों में रोशनी रही। हालांकि कल DG ISPR ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि पिछले 2 साल से फ़ौज सियासत से लाताल्लुक़ है, लेकिन उस दौरान जब सेनेट के इलेक्शन हुए और जब मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचे थे, उस वक्त भी फ़ौज ने इसमें पूरे अमल के अंदर अपनी इनपुट दी थी और जनरल फैज़ हमीद मौजूद थे। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद हर जमात के लॉन्ग मार्च, धरने या एहतजाज, प्रोटेस्ट या इलेक्शन के अंदर उनका नाम गूंजता रहा है, चाहे वो तहरीक लबैक का धरना हो, लॉन्ग मार्च हो, या फिर सेनेट के इलेक्शन हो या कोई और इलेक्शन हो। जब से वो DG ISI के ओहदे से रिटायर नहीं हुए बल्कि वो हटाए गए हैं और कोर कमांडर बनाए गए, प्रमोट होकर गए थे, उसके बाद उनका नाम बहुत ज़्यादा इन मामलात में नहीं आया। क्या वो अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं, ये कहना भी कबल वक्त है। अब PTI के सर पे जो तलवारें लटक रही हैं, रोज़ उनके हवाले से कोई ना कोई चीज़ सामने आ रही है और हुकूमत कोई ना कोई चीज़ निकाल रही है, और ये हुकूमत भी उसी तरह चल रही है जिस तरह खान साहब की हुकूमत चल रही थी, यानी रोज़ खान साहब का तज़किरा हो रहा है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए थी। अगर शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत को इस चीज़ से निकाल लें, यानी मुखालफिन के हवाले से जो बातें, जैसे शहबाज शरीफ ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की, कल भी की थी, और उन्होंने आज कहा कि जनाब हमारे पास सबूत मौजूद है कि उन्होंने 14 करोड़ में तोहफ़े बेचे हैं और इसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल है। तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, इसलिए कि ये काम वज़ीर-ए-आज़म का नहीं होता कि दूसरों को चोर साबित करें। वज़ीर-ए-आज़म का काम है कि वो डिलीवर करे। जिस तरह शहबाज शरीफ का जो रिकॉर्ड है, अगर वो उस पर नहीं चलेंगे, यानी काम की रफ्तार उनकी बहुत ज़्यादा है और वो काम करने के माहिर है, लेकिन अगर वो मुखालफिन की बीखकनी में लगे रहेंगे तो फिर उनमें और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये जो पूरी लड़ाई है, ये पिछला बयानिया जिसमें नवाज शरीफ ने फ़ौज को डिस्टेंस किया है, ये बहुत ज़बरदस्त बयानिया था। मैंने कल भी इस पर बात की थी। बहुत से लोगों को अभी तक समझ नहीं आई कि जी नवाज शरीफ का बयानिया कैसे जीत गया। देखिए, नवाज शरीफ ने जो
प्रोटेस्ट शुरू किया था अपने हटाए जाने के बाद, और उसके बाद उन्होंने जलसों में बाज़ अहम शख्सियात का नाम लिया। उनका मकसद यही था कि फ़ौज अब सियासत में अमल दखल ना दे और पीछे हट जाए। इससे पहले सियासत फ़ौज में थी तो फ़ौज सियासत में थी तो बहुत सी खराबियाँ पैदा हुई हैं। तो नवाज शरीफ की जदोजहद और PDM, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब मिल के इसी बात पर एक निकाती एजेंडे पे काम कर रहे थे कि फ़ौज पीछे हट जाए, फिर हम सियासतदानों के साथ निमटने दें। तो वो फ़ौज ने कल ऐलान कर दिया कि हम पीछे हट चुके हैं और 2 साल से पीछे हट चुके हैं। तो ये नवाज शरीफ की एफर्ट इसमें बिलाशुबा मौजूद है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब तो फ़ौज का नाम नहीं लेते, तो फ़ौज को सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ तो फ़ौज का नाम लेते थे। तो नवाज शरीफ में और इमरान खान में वाकई फ़र्क है। उसकी वजह ये कि इमरान खान के पास कोई स्टैंड नहीं है। वो एक जाली ख़त को बुनियाद बनाकर और अपनी नाकामी गवर्नेंस, यानी जो उनका गवर्नमेंट का फेलियर था, उसको कैमोफ्लेज करने के लिए ये चीज़ें, इन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। और अब जलसे में खास साहब को अब ये जो इनकी पार्लियामानी नहीं बल्कि कोर कमेटी का इजलास हुआ, यानी जो इनके किचन कैबिनेट होती है, उसके अंदर सुना बड़ी गर्मा गर्म बातें हुई और उसमें ये कहा गया कि जी फ़ौज को जवाब दे, और फ़ौज अगर ना ये DGSP और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो क्या फ़र्क पड़ता, उनको नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने ये न्यू फ्रीक बन गए हैं, उन्होंने आके हमारे बयानिए को जो है वो ये डिसोन कर दिया है। तो अब इसका जवाब देना बनता है। वो शीरी मज़ारी साहब अभी आई हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने एक चीज़ की वजाहत की है। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब ने फ़ौज को नहीं बुलाया था, बल्कि फ़ौज खुद गई थी इमरान खान साहब के पास। अब ये सीधा सीधा मुतक्का है ना, लड़ाई माथा लगाना। अब शीरी मज़ारी को ना कहते ना 3 में ना 13 में ना उनको पता कि वो बाजवा साहब और नियाज़ी साहब के क्या मामला चलते होंगे, लेकिन चूँकि वो पार्टी की सीनियर मेंबर है तो उनके मुंह में बात डाल के कहलवा दी गई है। ख़ुद इमरान खान साहब की अभी हिम्मत नहीं हो रही कि फ़ौज का बराह रास्त नाम लें, फ़ौज के साथ बराह रास्त टकराएँ। वो तैयारियां ज़रूर कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, वो रनअप पे जाते हैं, बॉल रगड़ रहे हैं अभी कि मैं बाउंसर मारूं कि क्या करूं। वो भी सोचने समझने में मसरूफ़ है। लेकिन जो लोग हैं उनके दाएं बाएं लेफ़्ट राइट, वो कहते हैं जी पै जाओ, यानी चढ़ जा सूली राम भली करे। ये वही साहब होना है, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे लगता है कि ये सारे लोग मिलके जो उनके करीब हैं, ये हॉस्टाइल किस्म के लोग हैं और ये खान साहब को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां पर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। देखिए खान साहब बड़ी सीरियस प्रॉब्लम में, अगर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ख़तरनाक हैं। फॉरेन फंडिंग केस है, उनकी जमात बैन हो सकती है, ख़ुद वो बैन हो सकती है। सोशल मीडिया का अलग से मामला चल रहा है, बहुत सारे एविडेंस मौजूद है कि उनकी जमात के लोगों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई है। तो किसी जगह भी उनको रिलीफ नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद फ़ौज से टकराने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका मतलब है कि जवाब उधर से भी आएगा, ये आमने सामने मामला हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं जी फ़ौज ये दो बार हो चुका है कि एक बार पहले भी DGSPR ने आके कहा था कि खान साहब ने बुलाया था आर्मी चीफ को और DGI को, और उन्होंने यानी कहा था कि इस बहरान से हमें निकालने कोई तजवीज़ दें। तो 3 तजवीज़ें सामने आई थी, जिनमें एक इस्तीफ़ा देना, दूसरा मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने कहा था मैंने 6 महीने दे दो, मैं इलेक्शन करा देंगे। तो इस तजवीज़ के ऊपर इत्तफाक हुआ था कि जी नया इलेक्शन करा देते, कुछ 6 महीने मिल लें। तो अपोजिशन को ये तजवीज़ पहुँचा दी गई थी, जो उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि अपोजिशन में बड़ा प्रेशर था। वो तहरीक अदम लाए हुए थे और उनकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अब इसके अंदर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो उनके साथ प्ले कर रहे हैं। मुमकिन है इन्होंने अपने तौर पर बुलाया हो, शेर रशीद ने, असद उमर ने या किसी और ने, जो उनके सीनियर लोग आसपास होते हैं, उन्होंने खान साहब की तरफ से मैसेज दे के यानी कि खान साहब मिलना चाहते हैं, बुलाया और बैठ के किसी जगह पर ये तजवीज़ मांगी, क्योंकि आप बताएं जी क्या करना है, फिर खान साहब ने डिस्कस कर लेने हैं, क्योंकि खान साहब पूछ रहे हैं। खान साहब को बताया होगा कि जनाब वो आ गए हैं, अब वो कुछ चाह रहे हैं तो आप उनकी बात सुन लें। तो ये होता है, ये जो होता है ना बॉस और बीच में चमचे और बीच में, ये इस तरह की चीज़ होती है। मुमकिन है खान साहब ठीक कह रहे हो कि जी मैंने नहीं बुलाया, और मुमकिन है कि उनको यानी उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, उनको डराने के लिए कि फ़ौज आ गई, एना तेना जो फैसला करना पड़ेगा कोई एक, तो क्योंकि उस वक्त खान साहब के अलावा उनके तमाम साथियों को इल्म था कि तहरीक अदम बाद कामयाब हो जाएगी। सिर्फ खान साहब ही कर ले सर ना, मैं सरप्राइज़ दूंगा, मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा, और खुन्ने थे बॉल वजी थे, वो ग्राउंड में आई नहीं, बॉल क्या लगनी उनको, तो वो उसमें वो आउट हो गए।
तो ये वही हुआ जो अशरफ गनी के साथ हुआ था। अशरफ गनी भी अपने महल में बैठा रहा और आखिरी वक्त तक वो नहीं निकलने के लिए तैयार था, लेकिन फिर उसको डराया गया। उसको डराने में कुछ सुना हमारे लोगों का भी काम था कि बेटा तू नहीं निकले ना तो तेरी फांसी तो पक्की है ना। वो डर के भाग गया। उससे पहले वो आखिरी दिन तक डटा बैठा हुआ था। यही खास साहब को किया, खास को कहा जी फ़ौज आ गई, बाहर कमरे में बैठे उन्हें। वो 3 तजावीज़ लेकर आए हैं और उनमें से कोई मान लेते। खान ने क्या होगा, ठीक है वो इलेक्शन करा लेते, फिर अगर फ़ौज ही कह रही है तो मुमकिन नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, लेकिन चूँकि झूठे झूठ चुताली है ना, हाँ सबको आदत तो है झूठ बोलने की। अब वो अगर कहते कि नहीं तो फिर सीधी लड़ाई है। अगर हाँ सब अपने मुंह से कहते हैं कि फ़ौज मैंने नहीं बुलाया था और वो खुद आए थे, तो फिर ये लड़ाई है। और फिर खास सबको ये समझना पड़ेगा कि उनके करीब कौन से लोग हैं। शेर रशीद ने जो कहा कि जनाब आप सारे खोल दें और जो कराची में जलसा हो रहा है उसमें सारे राज खोल दें और जनाब बता दें कौम को कौन कौन साजिश। अगर आपको याद होगा जब खान साहब के यानी जब उनके खिलाफ तहरीक अदम बात पेश हो रही थी और उनके लोग टूट रहे थे, उस वक़्त भी ये सूरत चल रही थी। शेर रशीद अकेले ही उछल रहे थे, हाँ सब किसी को माफ़ ना करना, हाँ सब किसी को छड़ना ना, हाँ सब इंज नहीं हो जाना। तो वो चूँकि उनके बारे में ये तो तय है कि वो गेट नंबर 4 के लोग आदमी है और वो उन्हीं की तरफ से खान साहब के साथ लगाए गए थे। अब ये तो मुमकिन नहीं कि वो ना रहे और आखिरी उम्र में उन्होंने तौबा कर ली और कहा कि नहीं मैं खान खड़ा। तो ये मुझे लगता है कि वहाँ से भी वो उनको रास्ता दिखाया जा रहा है, तो वो हवा भर रहे हैं। तो वो कहते हैं चोरल पांडकाली, तो वो खास सबसे ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आते हैं कि जनाब पैजो और जनाब सब राज खोल दें फलां कर दें। तो खोल दें। कराची का जलसा इस हवाले से तो इम्पोर्टेंट हो गया है कि DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखने खास सब क्या लाइन लेते हैं और क्या जवाब देते हैं। क्या फ़ौज को मुखातब करते हैं या फिर वो जो है ना वो डरपोक ही रहते हैं और दाएँ बाएँ इसके मुँह में डाल उसके मुँह में डाल। क्योंकि पता नहीं है खास साहब वो अब कहने वाले कहते हैं आईनी थप्पड़ पड़ा, अब थप्पड़ पड़ा या आईनी थप्पड़ पड़ा तो है। तो वो उससे उसको उनके ज़हन में है होना चाहिए कि अगर फ़ौज के साथ लड़ाई करते हैं तो फिर वो किस रास्ते पे चल रहे होंगे। और अभी चूँकि अवाम में जोश जज्बा है, वल्ला है, उनके वोटर सपोर्टर में वो बाहर निकल रहे हैं। कराची में जलसे से पहले ही काफ़ी लोग ग्राउंड में चले गए बागा जनाब में। कराची में मैंने पहले कहा था उनका जलसा पेशावर से बड़ा होगा। उसकी वजह कि कराची के अंदर कुछ यानी तहरीक इंसाफ को पजीराई है किसी वजह से। कराची में गुर्बत कम है, लोग खुशहाल हैं, पैसा है और बड़े वेल ऑफ लोग हैं। कराची सबसे ज़्यादा माल कमाता है, तो ज़रा महंगाई ज़्यादा भी हो तो वो बेयर कर लेते हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत। जो खुशहाल शहर हैं वहाँ पे यानी इस्लामाबाद में किन्नू महंगाई का फिक्र पैदा 15-15 करोड़ के घर हैं, तो महंगाई किसको यानी, तो ये महंगाई उनका मसला नहीं है। तो कराची में अभी पोश एरियाज़ में पढ़े लिखे लोग और फिर वो जो MQM से तंग आए हुए हैं या जो NPA से भागे हुए थे या पीपल पार्टी से हेट करते हैं, नून लीग तो है ही नहीं, तो वो एक एलिमेंट बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। वो ज़रूर आएगा और वो उनको सपोर्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे बहुत से दोस्त शामिल हैं जिनको पता ही नहीं है एक्चुअली क्या सूरत हाल है। वो उसी झूठ की वो ऐसे ही हैं, वो भी तक उसके पीछे भाग रहे हैं कि जी यार कुड़ी ने छेड़े हैं और ये चोर हैं। वो भी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बुग़्ज़ कहना चाहिए, बुग़्ज़ नवाज शरीफ है, एन ब्लॉक है नवाज शरीफ का। अगर खास हम ना होते तो फिर ये लोग पीपल पार्टी में होते, पीपल पार्टी भी ऐसी है, या फिर MQM में होते, नून लीग में नहीं। तो जो लीगी है ना, नून लीग में वाले लोग वो कहते हैं जी उन्होंने नून लीग में ही रहना, जो नून लीग में नहीं है उन्होंने आना ही नहीं है। वो पीपल पार्टी में चले जाएंगे, वो PTI में चले जाएंगे, वो काफ लीग में चले जाएंगे, वो किसी और जमात में चले जाएंगे। नवाज शरीफ वाली जमात उनको नापसंद है। तो ये पसंद नापसंद की लड़ाई कहाँ तक चलेगी और फिर देखते हैं जी कि यानी वो घड़ी वाला किस्सा कहाँ तक पहुँचता है। उस किस्से में खास साहब क्या जेल जाते हैं, उन पर मुकदमात कायम होते हैं। वैसे आर्टिकल 6 के ऊपर बहुत सीरियस है गवर्नमेंट, लेकिन अभी मुकदमा नहीं उन्होंने कायम किए। आपको वो बता देते हैं जी कि नाम जो भी हैं यानी जिनके नाम थोड़े बहुत आए हैं नई वजारतों के हवाले से। मरियम औरंगज़ेब को इतलात की वजारत दी जा रही, ख्वाजा से खुद दिफा या पानी और बिजली की वजारत दी जाएगी। मुफ्ता इस्माइल बशीर वजारत ख़जाना होंगे। राना सलाना दाखिला के होंगे। एहसन इकबाल मनसूबा बंदी के वज़ीर होंगे और शाहिद खान अब्बासी वो कोई वजारत नहीं लेंगे, ये उनकी तरफ से आ गई है। MQM को वजारत बहरी अमूर जो है वो देने की इससे पहले इम्पोर्ट एंड शिपिंग जो है वो उनको पसंद है
कराची में पोर्ट सबसे बड़ा है, वही उनकी मेन वजारत है, तो उन्होंने ले लेनी है। तो ये कुछ नाम सामने आए हैं जो कि वज़ीर होंगे। और पीपल पार्टी की तरफ से शाजिया मरी और नवीद कमर और उनमें और भी कोई एक आध नाम है शायद जिनसे स्किप हो गया। तो बहरहाल आज इम्कान है कि हफ्ते या इतवार को काबीना तश्कील पा जाएगी और नई काबीना अपना वो हल्फ उठा लेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना गुरुद्वारा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।